नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शनि उपाध्याय है। मैं मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूं। मैंने अपनी यूजी की शिक्षा वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और वर्तमान में मैं पीजी की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण कर रहा हूं। मैंने हाल में हुए यूजीसी नेट जेआरएफ के मर्ज साइकिल एग्ज़ाम 2022 में जेआरएफ का एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है और मेरे मार्क्स रहे हैं 73.33 कुल। और मैं आज डीकेटी के माध्यम से आप लोगों को अपने अनुभव, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम के पैटर्न मेनली दो पार्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं। पहला पार्ट पेपर 1 होता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स, डीआई, रीजनिंग, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये सब होते हैं, जिसमें आपको जेआरएफ क्रैक करने के लिए मिनिमम आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपको रखने ही हैं टारगेट पे, जिससे आपको जेआरएफ में ज़्यादा मुश्किल ना हो। पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें अगर 35 से 40 अच्छा स्कोर करना है तो हमें पेपर 1 के उन पोर्शंस पे अधिक मेहनत करना पड़ेगा जो थोड़े स्कोरिंग है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड को हम जब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ना ही तो थोड़ा आसानी होगी जानने में। हायर एजुकेशन और कंप्रेंशन, इनमें अगर हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो अगर कहीं मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा बहुत भी कम हो रहा है तो वहाँ अच्छा स्कोर करके हम 35 से 40 स्कोर अच्छे से कर सकते हैं, जिससे हमारी जेआरएफ होने के चांसेस कुछ अधिक होंगे। पेपर 1 की तैयारी के लिए मैंने जो रिसोर्सेज या जो मेरी स्ट्रेटजी रही वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सर्वप्रथम केवीएस मदान नामक बुक से अध्ययन किया अच्छे से। उसके जो एमसीक्यू जो मुझे रिलेवेंट लगे, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, मैंने उसको मैनी टाइम सॉल्व किया। उसके बाद मैंने ग्रेडअप जैसे जो ऐप आता है उसके मैंने 50 सेट्स लगभग सॉल्व किए, और मैंने एक एजीबी बुक आती है उसके भी सेट्स सॉल्व किए। तो और उसके बाद मैंने जो पीवाईक्यूज़ वगैरह थे उसको अच्छे से देखे। तो मेनली पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए आप मेरी जो स्ट्रेटजी रही है, जिसमें मैंने जो थियोरेटिकल यूनिट्स रहे हैं उनके लगभग 700 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया, अभ्यास किया। इससे मेरे पेपर 1 में अच्छे मतलब मार्क्स कहीं ना कहीं आए हैं, जिससे जेआरएफ के चांस मेरे मतलब बढ़े हैं। पेपर 2 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पेपर 2 की मेरी स्ट्रेटजी ये रही है कि मैंने सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए इग्नू के नोट्स प्रेफर किए, जिसमें बीए और एमए के उसके नोट्स मुझे आसानी से ई ज्ञान कोर्स पे उपलब्ध हो गए। उसको मैंने पढ़ा अच्छे से। उसके बाद मैंने नेप्टल के लेक्चर देखे। नेप्टल में अच्छा पांडे सर ने अच्छे से सोशियोलॉजी के बेसिक्स को क्लियर किया है। तीसरा मैंने अंतारा चक्रवर्ती यूट्यूब क्लासेस, उनके फ्री अनअकैडमी क्लासेस देखे अच्छे से, जिसमें हमको ठीक ठाक बेसिक्स का आइडिया लग गया। उसके बाद मैंने पेपर के यूनिट्स वाइज को समझा, हर एक यूनिट्स को समझा, कौन सी यूनिट्स बहुत मेरे लिए रेलेवेंट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन सी यूनिट से क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, और कैसे उनको पढ़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला यूनिट जो सोशियोलॉजिकल थियरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, मार्क्स, वेबर, दुर्किम, इनकी वेल डिटेल स्टडी करनी है और बार बार स्टडी करनी है। उसके बाद इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इंटरप्रिटेटिव, हार्मेन्यूटिक्स, इंटरेक्शनिज्म, ये सब जो पर्सपेक्टिव है इनको आपको वेल डिटेल पढ़ना है। इनके थिंकरों को पढ़ना है, 26 थिंकर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इंडियन जो थिंकर्स हैं इनके बहुत ही लेस कॉन्सेप्ट है, तो इनका प्रयास कीजिए कि आप इनके कॉन्सेप्ट्स और बुक, ये इन पे ज़्यादा फोकस रही। इनके बुक्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे हाल के एग्ज़ाम में डीएन धनागरे की किताबें पूछ ली गई थी। तो आपको शुरू का जो प्रथम यूनिट है इसको अच्छे से अध्ययन करना है और सॉल्व करते रहना है, अपना नोट्स बनाते रहना है। दूसरा जो यूनिट है सबसे इम्पॉर्टेंट वो रिसर्च का है। तो रिसर्च में आप वो जो रिसर्च आप पढ़ेंगे वो आपको पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में तो उसका पोर्शन है ही। तो रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस, फैक्ट, थियरी, ये सब जो टर्म होते हैं इनको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, और इसमें जो बहुत सारे रिसर्च मेथड हैं उनके प्रोपाउंडर कौन है, इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे सर्वे मेथड के लिपले वगैरह,
ये चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है। तीसरा यूनिट जो है बहुत ही रेलेवेंट यूनिट है अपने आप में। इनमें आपको तीसरे यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की ज़रूरत है और उसके डायमेंशंस को जानने की ज़रूरत है, जैसे मैरिज, फैमिली, कंट्री, ये कल्चर, ये जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से जानने की ज़रूरत है। इनमें जो डायमेंशंस हैं, इनकी टाइप्स क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इनके जो थिंकर है उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसको अच्छे से जानने की ज़रूरत है। चौथा हम जो यूनिट पढ़ते हैं वो रूरल अर्बन है। रूरल अर्बन में जो रूरल में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कास्ट का कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट, जजमानी का कॉन्सेप्ट, या रूरल से जुड़ी जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से अध्ययन करने की ज़रूरत है। फिर अर्बन में हम सिटी को पढ़ते हैं, उसके प्लानिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट जैसे अर्बनिज़म के बारे में पढ़ते हैं, सेंसस के बारे में पढ़ते हैं, स्लम के बारे में पढ़ते हैं। इनकी वेल स्टडी ज़रूरी है और इसमें डाटा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसमें जो एक्यूरेट डेटा होता है वो आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पाँचवें यूनिट में हम स्टेट डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें ट्राइब, नेशन, बॉर्डर, इन सब से जुड़े जो कॉन्सेप्ट हैं उसका अध्ययन ज़रूरी है, उसके थिंकर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद उसी पोर्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट को अच्छे से जानना, उसके डायमेंशंस को जानना, जैसे इन्वायरमेंट मूवमेंट या पीजेंट मूवमेंट, इन सब चीज़ों को अच्छे से जानना, या रिबेल्स, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, या कब कब हुआ है, डेट वाइज कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। और जो बाकी के आपके 5 यूनिट बचते हैं, जैसे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसमें आपको मार्शल मॉस को पढ़ना होगा, जिसमें गिफ्ट, मार्केट, एक्सचेंज, या पीटर ब्लाउ, इन लोगों को, या होमन्स को पढ़ना होगा। ये लोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थिंकर्स को अच्छे से इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद बाकी के जो यूनिट्स बचते हैं उसमें आप गूगल कर सकते हैं। और 7वें यूनिट्स के लिए हम शंकर आईएएस के जो नोट्स हैं उसको प्रीफर कर सकते हैं। और आगे के जो टेक्नोलॉजी और अन्य उससे जुड़े यूनिट्स हैं, मतलब और जो बचे यूनिट्स हैं उसको हम गूगल से पढ़ सकते हैं, या करंट में जो घटनाएं हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है वो। मैंने लास्ट के यूनिट्स के लिए गूगल का इस्तेमाल ज़्यादा किया। फिर मैंने अंतरा चक्रवर्ती के जो भी कंटेंट मिले उसको मैंने पढ़ा अच्छे से, और ये ऐसे ही मेरी 10 यूनिट की तैयारी रही है। और मैंने सेपरेट नोट्स बनाए जिसमें बुक्स और आथर्स के नेम जो अभी तक 2004 से 2022 तक के एग्ज़ामों में, नेट के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और उसके बाद मैंने जो एमए एंट्रेंसेस के एग्ज़ामों में जो बुक्स ऑथर्स का नाम आया था उसको मैंने नोट किया। ठीक उसी के प्रकार मैंने कॉन्सेप्ट और प्रोपाउंडर का भी नाम नोट किया, जिससे मेरे अच्छे स्कोर करने में थोड़े सहायक रहे हैं। तीसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें पैटर्न क्या होता है। नेट जेआरएफ का जो पैटर्न होता है, जो सब्जेक्ट का पैटर्न है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम पूछने का पैटर्न ये होता है कि ये कुल 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला ये पूछता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जब आपसे एक किताब का नाम और उसके ऑथर्स का नाम पूछ सकता है, या फिर आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, उसके प्रोपाउंडर पूछ लेगा। दूसरा आपको थियरी बेस्ड पूछता है, कोई एक थियरी रहेगी जिसमें उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि जो थियरी क्वेश्चन होते हैं वो क्लासिकल थियरी से आते हैं, या सोशोलॉजिकल थियरी जो है उस पोर्शन से ज़्यादा आते हैं। फिर एक असर्शन करके क्वेश्चन वो पूछ लेता है। असर्शन में जिसमें आपको कारण और कार्य के संबंध बताने होते हैं, है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन का चलन तेज़ी से यूजीसी नेट के एग्ज़ामों में बढ़ रहा है। और चौथा जो आप एक अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छा होता है वो कंप्रहेंशन होता है। कंप्रहेंशन कुल आप 10 क्वेश्चन आता है जिसको आपको मिस नहीं करना है, जिसको आपको अच्छे से स्टडी करके सॉल्व करना होता है, वो आपके स्कोर में सहायक हो सकता है। तो इस तरह आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी आप कर सकते हैं 10 यूनिट्स की। इसमें मैंने जो ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे ब्रिटानिका पेज पे मैंने काफ़ी अध्ययन किया। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया, उसके बाद योर आर्टिकल लाइब्रेरी और sociologyguide.com, रिवाइज सोशोलॉजी, ये सब जो वेब पेज रहे वो मेरे लिए काफ़ी लाभदायी रहे, जिससे मैं अच्छे से अच्छे डीप नॉलेज ग्रहण कर पाया हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो
कौन सी किताब यूज़ करें और इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं वो कौन सी किताबें अपने लिए प्रीफर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी माध्यम वालों के लिए बताना चाहूँगा। तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभदायी हो सकता है वो किताबें, जैसे आप भारतीय सामाजिक चिंतन बी के नागला पढ़िए, उसके बाद SL दोषी की किताब है, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो राम आहूजा की किताब आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए रिचर बुक जो सबसे डिसाइसिव हो सकती है एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी कम्पिटिटिव मैनर में है और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा लाभदायी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हरलम्बस किताब का सहारा ले सकते हैं अच्छे से। उसके बाद राका एक किताब आती है, वो अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए मैं किताबें बताना चाहूँगा। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए एक किताब है रिडजर करके, जॉर्ज रिडजर की एक किताब है, वो काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से दिए हैं, वो डिसाइसिव किताब है, उसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है नेट एग्ज़ाम के लिए। दूसरी जो सबसे अच्छी किताब है हॉरलम्बस, ऑरेंज या ब्लू हॉरलम्बस आप पढ़ सकते हैं, जिसमें डीप में कॉन्सेप्ट आपके दिए हुए हैं। तीसरी अगर अच्छे से बेसिक्स भी क्लियर करना चाहते हैं उसके साथ साथ, तो आप इसेंशियल सोशियोलॉजी नामक किताब अच्छे से पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए ये 3 किताबें बहुत ही आवश्यक हैं। उसके बाद मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाया जो पेपर सॉल्विंग को लेकर के, MCQ को लेकर के, मैंने 2004 से लेके और 2022 तक की जितनी नेट के पेपर्स थे उनको मैंने अच्छे से सॉल्व किया। उसके बाद MA के जो पेपर्स थे, अभी तक के यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुए, MA के सोशियोलॉजी के जो पेपर्स थे मैंने उसको सॉल्व किया। उसके बाद मैंने ट्रूमैन्स को बार बार मतलब सॉल्व किया। ट्रूमैन्स एक डिसाइसिव किताब हो सकता है, वो एक गेम चेंजर हो सकता है, उसको आप सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपीटेडली उसको आप सॉल्व कीजिए। आपको अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप उसके अच्छे से नोट्स बनाएं और नोट्स को बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन एक एग्ज़ाम में स्तंभ की तरह होता है, जिसे करने से जो है पढ़ाई और भी मजबूत होती है। तो आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और DKT को ढेर सारा धन्यवाद मेरी तरफ से, जिन्होंने मेरे स्ट्रेटजी को आप तक पहुंचाया। नमस्कार।